हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके साथ साथ 6 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ प्रश्नों को, जिसे आपको अनिवार्य रूप से तैयार कर लेना है, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रश्न 1 है, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था। तो ये फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन में हमें दिया गया है ऑप्शन ए मोसले ने, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन सी दिया है मेंडलिप्स ने और ऑप्शन डी दिया है डोबराइनर ने। तो किसने दिया था आधुनिक आवर्त नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए यानी कि मोसले ने। किसने दिया था आधुनिक आवर्त नियम? मोसले ने फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न 2, बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है। बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है। तो हमें ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंड Fe2O3, ऑप्शन बी दिया है SnO2 और ऑप्शन सी दिया गया है MgCO3 और ऑप्शन डी दिया है Al2O3 इंटू 2H2O। तो इसमें से बॉक्साइट अयस्क का सूत्र कौन सा है फ्रेंड्स, यही हमें बताना है। तो बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? तो बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है फ्रेंड। बॉक्साइट अयस्क से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम। तो देखो आपको एल्यूमिनियम किस में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में है फ्रेंड। देखो Al यही है एल्यूमिनियम। तो क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यही बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है Al2O3 इंटू 2H2O। तीसरा क्वेश्चन दिया है कांसा है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि ये कांसा है वो कैसा है। तो ऑप्शन ए हमें दिया है मिश्र धातु है, ऑप्शन बी दिया है गैंग है, ऑप्शन सी दिया है धातुमल है या ऑप्शन डी दिया गया है गौलक है। तो क्या है फ्रेंड कांसा? तो कांसा आप लोग देखो अपने आसपास में ये बर्तन के रूप में दिखाई देता है फ्रेंड। तो वो कैसा होता है? तो वो क्या होगा? तो वो मिश्र धातु का होता है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिश्र धातु। कांसा कैसा है? मिश्र धातु है। इसको याद रखने का ट्रिक मैंने बताया फ्रेंड इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है? यानी कि फ्रेंड्स हमें सक्रिय धातु बताना है निम्नलिखित में से। तो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है Al यानी कि एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी दिया है Mg यानी कि मैग्नीशियम और ऑप्शन सी दिया है Na यानी कि सोडियम और ऑप्शन डी दिया है Zn यानी कि जिंक। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि इनमें से सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोडियम। सोडियम जो होता है बहुत ही सक्रिय धातु होता है फ्रेंड, ठीक है ना, बहुत ही सक्रिय, जिसे आप खुले में भी नहीं रख सकते। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में यानी कि कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना सक्रिय है कि इसे जैसे ही आप हवा के संपर्क में यानी कि खुला छोड़ोगे फ्रेंड तो ये वैसे ही आग पकड़ लेगा। यानी कि इतना सक्रिय है ये कि इसे आप खुले में भी नहीं रख सकते। खुलों में जैसे ही छोड़ोगे तो वो तुरंत ही आग पकड़ लेगा, इतना सक्रिय है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोया जाता है। तो इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो सोडियम है फ्रेंड, ठीक है, सोडियम। इसी प्रकार आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे फ्रेंड हमें मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ये बताना है। तो हमें ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी दिया है शुक्रवाहिका। तो क्या हो जाएगा? मादा जनन तंत्र का भाग होगा क्या शुक्रवाहिका? तो ये तो नर जनन तंत्र का है फ्रेंड, ये नर जनन तंत्र का है, यानी कि यही हमारा सही होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया है अंडवाहिका। तो ये भी क्या होता है? ये भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। तो ये तीनों तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये तीनों तो मादा जनन तंत्र के भाग हैं, लेकिन शुक्रवाहिका कैसा है? ये तो नर जनन तंत्र है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यही मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आइए इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न दिया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पे देखो हमें बताना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्नानुसार व्यवस्थित। तो मेंडलीफ ने कैसा किया था फ्रेंड तत्वों को व्यवस्थित? तो ऑप्शन ए दिया है अणु भार वृद्धि के क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए अणु के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। कि ऑप्शन बी दिया है परमाणु भार वृद्धि के क्रम में, कि परमाणु की वृद्धि के क्रम में दर्शाया गया था। कि ऑप्शन सी दिया है परमाणु संख्या वृद्धि के क्रम में, कि ऑप्शन डी दिया गया है परमाणु त्रिज्या वृद्धि के क्रम में। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसा व्यवस्थित किया था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड, ऑप्शन बी यानी कि
परमाणु भार वृद्धि के क्रम में। यानी कि उन्होंने क्या किया था, मेंडलीफ ही सर्वप्रथम ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों को आवर्ती क्रम के रूप में व्यवस्थित करने की कोशिश किया था फ्रेंड, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, परमाणु भार यानी कि परमाणु भरांक होता है ना, हाइड्रोजन का, हीलियम, लिथियम सभी का परमाणु भार, उसी के अनुसार उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था फ्रेंड। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें उन्होंने परमाणु भार वृद्धि के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था फ्रेंड। प्रश्न 7 है, एक लेंस की क्षमता +5d है तब लेंस की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें लेंस की क्षमता दे दिया गया है 5d यानी कि डाईऑप्टर, 5 डाईऑप्टर, तब हमें लेंस की फोकस दूरी बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं लेंस की क्षमता यानी कि उसका पावर, कि लेंस का पावर क्या होता है। तो उसके पावर और उसकी फोकस दूरी, इसमें क्या संबंध होता है फ्रेंड। तो ये होता है फ्रेंड्स लेंस की क्षमता, ठीक है ना। क्षमता बराबर क्या होता है, ये होता है 100 मीटर बटे एफ फ्रेंड, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है, एफ फोकस दूरी। तो यहाँ से देखो फ्रेंड हमें क्या दे दिया गया है, हमें दिया गया है लेंस की क्षमता यानी कि ये 5 डाईऑप्टर, तब हमें लेंस की फोकस दूरी यही है। तो इसी को हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ से देखो फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसे इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा फ्रेंड, ये इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इस लेंस की क्षमता को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इधर 100 ही है, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा फ्रेंड। लेंस की क्षमता ये फ्रेंड, ये इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब ये ही फोकस दूरी है, एफ से दर्शाते हैं फ्रेंड। तो एफ बराबर हो जाएगा 100 बटे में जो लेंस की क्षमता हमें कितना दिया है 5, ये 5 फ्रेंड। अब इसे भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 शून्यम शून्य यानी कि 20 है। तो यही क्या हो जाएगी इसकी, एफ बराबर मिला 20, तो यही हो जाएगा हमारा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो लेंस की क्षमता हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में यही संबंध होता है, ठीक है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड। ऑप्शन ए दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी कैंडोला। क्या होता है एसआई मात्रक विद्युत धारा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है फ्रेंड, ठीक है ना। और विद्युत धारा होता क्या है, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि आवेश, विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर, यानी कि आवेश बटे दर, यानी कि समय फ्रेंड, आवेश बटे समय। यही तो होता है, क्या होता है विद्युत धारा। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं फ्रेंड, है ना। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये देखो आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में, ये कूलाम, और समय को किस में मापते हैं, टी में, यानी कि क्या हो जाएगा, आवेश को मापते हैं कूलाम, यानी कि कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, इसी को कहते हैं फ्रेंड एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश को हम मापते हैं कूलाम में और समय को मापते हैं फ्रेंड सेकंड में, है ना। तो क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं और उसी को मात्रक एसआई मात्रक में कहते हैं एम्पियर, और उसका मेन मात्रक यही होता है कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। किसी परिपथ में कितने कूलाम का आवेश कितने समय के लिए बहा, यही तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसका एसआई मात्रक होता है फ्रेंड एम्पियर, जो कि वास्तविक में क्या है, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। आइए इसी प्रकार 9वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें निर्वात में प्रकाश की चाल बताना है, प्रकाश कितनी स्पीड से जाती है निर्वात में। निर्वात यानी कि या माध्यम हो या ना हो फ्रेंड, है ना, यही तो होता है निर्वात का मतलब, माध्यम हो या माध्यम ना हो। तो हमें ऑप्शन ए में दिया है 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 3 × 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 3 × 10 के घात 6 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी दिया है 3 × 10 के घात 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या होती है फ्रेंड प्रकाश की चाल निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी कि 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आइए फ्रेंड आज के इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि है प्रश्न 10, जो कि हमें दिया है फ्रेंड सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यानी कि फ्रेंड्स हमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताना है। तो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरीन,
ऑप्शन बी दिया है फ्लोरीन, ऑप्शन सी दिया है ब्रोमीन और ऑप्शन डी दिया है आयोडीन। तो इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब ये विद्युत ऋणात्मक क्या होती है फ्रेंड? तो विद्युत ऋणात्मक मतलब ये है फ्रेंड कि फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है, सपोज मान लो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी हैं यहाँ पर फ्रेंड। अगर हम यहीं पे कोई तत्व सोडियम ले आए, सपोज मान लो सोडियम, समझना ठीक है विद्युत ऋणात्मक क्या होता है। तो सोडियम लाएंगे तो इन तत्वों से पहले ये फ्लोरीन इससे क्या बना लेगा? कोई यौगिक बना लेगा फ्रेंड, ठीक है ना, कुछ भी बना लेगा ये इन सब से पहले। तो इसलिए इसे कहते हैं वे विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक है। इसे जैसे ही हम किसी धातु के संपर्क में लाएंगे वैसे ही तुरंत उससे क्रिया करके कोई तत्व यौगिक बना लेगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसकी है? फ्लोरीन की फ्रेंड, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आइए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ प्रश्नों को देखते हैं। बस ये 5 प्रश्न है गाइस जिनको आपको अनिवार्य रूप से तैयार कर लेना जो है, कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन 18, 19, 20 में पूछे गए हैं, जो कि आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आपको 6 अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम को आपको तैयार रखना है फ्रेंड। इसके साथ साथ आप चित्र भी बनाने आना चाहिए और हो सके तो चित्र को अच्छे से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र कैसा होता है, कैसे कैसे ये कार्य करता है ना, तो ये सभी के सभी आपको याद होना चाहिए। क्या होता है मनुष्य के पाचन तंत्र में? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी को आपको वर्णन करना है फ्रेंड्स, है ना। बहुत आसान है और इसे तो आप लोग इंपॉर्टेंट ही समझो, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन फ्रेंड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम चित्र के साथ, क्योंकि कभी कभी सिर्फ चित्र को भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो आपको चित्र के साथ इसके सभी भागों का वर्णन करने आना चाहिए। और उसी प्रकार प्रश्न दूसरा हमें दिया है, मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट फ्रेंड। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है, क्या क्या होता है ह्यूमन हार्ट, कैसे काम करता है, उसका चित्र, ठीक है। तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी आपका तैयार रहना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न 3 यह है, मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड के बारे में भी आपको तैयार रहना है फ्रेंड, क्या क्या होता है ह्यूमन माइंड में, इसके कितने भाग हैं, इन सभी के बारे में और इसका चित्र, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे? मिलकर के 6 अंक में आएगा, या कभी कभी चित्र बस को ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य पश्च, इसके कुछ और भाग होते हैं। तो बस आप उसी को बस याद रखें, ठीक है ना। फिर आप अगर समझे रहोगे तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, तो बस उतना ही याद रखिए। उसी प्रकार प्रश्न चौथा है, प्रश्न 4, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, यानी कि फ्रेंड्स आपको मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को याद रखना है। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? तो उत्सर्जन तंत्र में आप सिर्फ वृक्क को याद रखें फ्रेंड, वृक्क यानी कि किडनी। किडनी सबसे क्या होता है? मुख्य उत्सर्जन तंत्र में आता है। तो आप सिर्फ इस वृक्क यानी कि किडनी के बारे में पढ़ें, ठीक है, कि क्या क्या होता है किडनी, कैसे काम करता है, इसके बारे में, ठीक है। और 5वां प्रश्न है फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण, इसका सिद्धांत, चित्र और सावधानी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषण आई होप आप लोगों को आपके स्कूल में इसका प्रैक्टिकल कराया होगा फ्रेंड। अगर आपने प्रैक्टिकल किए हो प्रकाश संश्लेषण का, तब तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल के साथ ही याद हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के स्कूल में इसे प्रैक्टिकल के रूप में कराया होगा, अगर नहीं कराया है तो आप इसे याद रख सकते हैं फ्रेंड। देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या पूछा जाता है? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो उसी को आपको बताना है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 दिया जाएगा, सिद्धांत, चित्र और सावधानी। तो सिद्धांत में आपको क्या लिखना है? तो सिद्धांत में आपको क्या बताना है? पौधे कैसे ऑक्सीजन रिमूव करता है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है उसी को बताना है आपको सिद्धांत में। तो क्या बताओगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जल और प्रकाश और CO2 लेकर के क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, और उस भोजन के पश्चात ऑक्सीजन रिमूव होता है फ्रेंड। बस उतना ही आपको सिद्धांत के रूप में बताना है, और उसका चित्र तो बहुत आसान होता है, चित्र बता दीजिए। और सावधानी में 2-3 सावधानी बता दीजिए, जैसे कि सावधानी के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसके लिए क्या उपस्थित होना चाहिए? प्रकाश उपस्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या उसमें बताना है सावधानी में? पहला तो तेज धूप होना चाहिए, ठीक है। तेज धूप होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, है ना। तो तेज धूप बताना है, एक सावधानी हो जाएगा। और क्या करते हैं? और इसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे, इसके लिए हम उसमें खाने के सोडा डालते हैं फ्रेंड। क्या डालते हैं? खाने के सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। CO3 क्या हो जाता है? टूट जाता है CO2 में, और इसे
CO2 मिल जाता है पौधे को। ठीक है, तो क्या डाल देते हैं, दूसरा सावधानी हम क्या लिखेंगे, खाने के सोडा मिला देते हैं। और इसी तरीके से 2-3 सावधानी याद रख लेना फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ 6 अंक में इन सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को तैयार रखिए, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इन सभी क्वेश्चनों को आपको रटना नहीं है फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसे समझ कर तैयार कीजिए। ठीक है ना, समझ के पढ़े रहोगे तब आप इसे कभी भूलोगे नहीं, और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप कुछ ना कुछ लिख ही लोगे फ्रेंड। कब ऐसा होगा, जब आप इसे समझे रहोगे तब, है ना, रटे रहोगे तब आप भूल सकते हैं। तो आपको रटना नहीं है, इन सबको अच्छे से समझिए। क्या होता है मनुष्य के पाचन तंत्र कैसे कैसे काम करता है, उसी प्रकार मानव हृदय क्या होता है, किस प्रकार ये काम करता है, इसके कितने भाग हैं। तो हम बेसिकली 4 भाग जानते हैं फ्रेंड, है ना, 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद और नीचे वाले को निलय। तो ये कैसे कार्य करते हैं, इन सबको आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है फ्रेंड। ठीक है, समझे रहोगे तो कुछ न कुछ लिख ही लोगे। उसी प्रकार मानव मस्तिष्क का, ठीक है ना, इसके क्या कार्य हैं, इसके कितने भाग हैं, इस तरीके से आपको बताना है। सिर्फ पॉइंट पॉइंट को याद रखें। और उसी प्रकार हो गए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, यानी कि वृक्क के बारे में फ्रेंड। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में सिर्फ आपको वृक्क के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, कि वृक्क कैसे कार्य करता है, इसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है फ्रेंड, एक आपके लिए क्वेश्चन ही है, कमेंट करके जरूर बताना अगर जानते होंगे तो, वृक्क के क्या कार्य हैं। ठीक है, एक शब्द में उत्तर बता दीजिए, सभी दोस्तों का मदद हो जाएगा। वृक्क के क्या कार्य हैं, वृक्क क्या करता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना अगर जानते होंगे तो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।